अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो बात करेंगे वो दो बड़े सानहात जो आज के दिन हुए पाकिस्तान के साथ, और ये दोनों फौजी ऑपरेशंस और फौजी हिकमत अमली की नाकामी थे। एक, पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा हिस्सा टूट जाना, यानी कि मशरकी पाकिस्तान का बांग्लादेश बन जाना। उसके मुहर्रिकात में क्या फौजी किरदार था और क्यों नहीं हमने सबक सीखा, और क्यों आज हम इस दलदल में गिरे हुए हैं कि आज हम बलूचिस्तान को बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो ये APS पेशावर, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो हमारे बच्चों का कत्लेआम हुआ, जो हमारी माओं के बेटे बेदर्दी से दरिंदों ने, तालिबान दरिंदों ने, TTP के दरिंदों ने शहीद किए। उसके बावजूद आज फिर हमारी फौजी हिकमत अमली क्यों नाकाम हुई, इसके मुजरिम कौन है, कौन से जर्नैल हैं, ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मशरकी पाकिस्तान के सानहे से, जो 16 दिसंबर 1971 को पेश आया, जब बकौल हमूदुर्रहमान कमीशन और दीगर मौरखीन के मुताबिक 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने भारतीय फ़ौज के आगे हथियार डाले, और बकौल जनरल कमर बाजवा के 34,000 हमारे फ़ौजी जवान थे जिन्होंने भारतीय फ़ौज के आगे हथियार डाले। देखिए, जनरल कमर बाजवा ने कहा कि ये फ़ौजी नहीं, सियासी नाकामी थी। इतना बड़ा ये झूठ है ये आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का, और इतना बड़ा तारीख के साथ ये खिलवाड़ है जो उन्होंने किया जाते हुए अपने रिटायरमेंट से 2-3 दिन कबल स्पीच में। जनरल साहब, हमारे मुल्क में 58 से आपका वो गद्दार आमिर अयूब खान फील्ड मार्शल मुल्क का सदर था और सरबराह था। उसने 64 में कि 66 में जब ढाका में जो मशरकी पाकिस्तान की जो असम्बली थी उसकी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, तो उसने उसके स्पीकर को वहां पर कहा कि चले आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो ये इमारत आपको हमारी याद दिलाती रहेगी। यानी कि ही न्यू बंगालीज पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, जहां पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई तहरीक की। जो हिस्सा पाकिस्तान का अक्सरियती आबादी का था और मुसलमान जिस खित्ते में ज़्यादा अक्सरियत में थे, वो अक्सरियत अकलियत यानी कि मगरबी पाकिस्तान से, जो कि अब मौजूदा पाकिस्तान है, से जान छुड़वाना चाहती थी। और ये जान वो नहीं छुड़वाना चाहते थे, ये भी आपको आज इंकशाफ करें। ये पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तान की फौज थी जो जान छुड़वाना चाहती थी उनसे। यानी कि आप सोचिए, जिस शेख मुजीब को हम गद्दार कहते हैं, कोई हमें बताए तो सही, वो शेख मुजीब तो उस फौजी आमिर जनरल अयूब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाली मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का पोलिंग एजेंट था ढाका में, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना मरहुमा जीती ढाका से। शेख मुजीब ने उनकी जीत यकीनी बनाई। कोई तो हमें बताए 5 साल पहले जो पाकिस्तान में यकीन रखता था, पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म में यकीन रखता था, कायद-ए-आज़म की बहन में यकीन रखता था, उनको पाकिस्तान का सदर बनवाना चाहता था, वो मुजीब 5 साल में पाकिस्तान तोड़ने के नतीजे पर कैसे पहुंचा? कोई तो बताए हमें, बताइए ना। क्यों शेख मुजीब को जब घर से गिरफ्तार करने गए तो फौजी जवान ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा? क्या वो कोई सिविलियन था जिसने थप्पड़ मारा था शेख मुजीब के मुंह पर? आप क्या बात कर रहे हैं?
और शेख मुजीब ने तो आखिरी वक्त तक पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। उसने 6 निकात पेश किए जिसको आज हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान तोड़ने की, जिसे कहते हैं ना, बुनियाद थी। अरे नहीं भाई, वो 6 निकात में वो अपने लिए ज्यादा हकूक मांग रहा था, मशरकी पाकिस्तान के लिए ज्यादा सूबाई खुद मुख्तारी मांग रहा था उस यूनिट के लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था हमारे जो मगरबी पाकिस्तान की जो फौजी स्टैब्लिशमेंट थी, जो पंजाबी माइंडसेट था, वो मगरबी पाकिस्तान को, वो मशरकी पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देता था। हमारी फौज में ये बातें होती थी, ये छोटे कद वाले, कम चौड़ी छातियों वाले फौज के अंदर नहीं आ सकते, ये लड़ नहीं सकते, ये काम नहीं कर सकते। हम उनका मजाक उड़ाते थे, हम उनकी जुबान की तस्दीक करते थे, उसको हमने कौमी जुबान ना माना। हालांकि उर्दू के साथ साथ हम बंगाली जुबान को भी कौमी जुबान का दर्जा दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं माना। 71 में इलेक्शन हुए, एक फौजी आमिर जनरल याहिया खान के अंडर, वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो एक, सॉरी टू से, मैं जरा ये बंद कर लूं, वो कैसे कह सकते हैं कि वो सियासी नाकामी था? क्या जनरल याहिया खान वो शराब और औरतों का रसिया जर्नैल जो था, जो जब मशरकी पाकिस्तान पर भारतीय फौज की जलगार हो चुकी थी, सदर हाउस में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की कुर्सी पर बैठकर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की टेबल पर खवातीन के साथ फौज शरकात में मसरूफ होता था? क्या वो सियासतदान था जिसके नीचे मशरकी पाकिस्तान टूटा? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमें क्या आप चूरन बेच रहे हैं? मत कीजिए ये हमारे साथ। ये खालिस्तान एक फौजी नाकामी था, मानिए। वो जो मशरकी पाकिस्तान में हमने फौजी ऑपरेशन का आगाज किया इलेक्शंस के बाद, और मुजीबुर रहमान को अक्सरियत के बावजूद इक्तदार नहीं दिया। हम कहते नहीं वो भुट्टो ने इक्तदार नहीं दिया, भाई भुट्टो के हाथ में तो इक्तदार ही नहीं था। इक्तदार हवाले जनरल याहिया खान ने करना था, जो एक फौजी आमिर था, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, उस वक्त का सो कॉल्ड सदर था। उसने शेख मुजीब को हुकूमत बनाने की दावत देनी थी और इक्तदार उसके हवाले करना था। उसने बजाय वो इक्तदार देने के, उसने वहां पे फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया, जिसमें हमने हजारों बंगाली शहरियों को कत्ल किया, हमने रेप किए वहाँ पर उनकी ख़वातीन के। फिर इन एंड फ़ज़ा इतनी साजगार होगी वहाँ पर पाकिस्तान तोड़ने के लिए, इतनी ज़्यादा नफ़रत से भर गए हमारे उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान के बहन भाई, जब हमारे बंगाली बहन भाई हैं, कि भारतीय फ़ौज दंदनाती घुस आई और हम कुछ भी ना कर सके। कितना हमारी फौज सरहद पर लड़ लेती, वो जो सरहदों पर लड़ रहे थे, मैं उनको जिम्मेदार नहीं करार देता जिन्होंने हथियार भी डाले, क्या कर लेते। हम पाकिस्तान खो चुके थे। वो याहिया खान का आप इंटरव्यू सुने, वो मरदूद बकवास कर रहा है कि मैं मशरकी पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा मशरकी पाकिस्तान को जानता हूं, वहां के खत्ते को जानता हूं। ये क्या खुन्नास है हमारे लोगों के ज़हन में। मेरे पिछले दिनों ये जो बलोच बच्चे इस्लामाबाद में एहतजाज करते हैं, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर एक बड़े घर में गए मिलने के लिए। वहां पर एक ब्रिगेडियर साहब, उनको कहते हैं सर्विंग ब्रिगेडियर साहब, क्या आपको नहीं पता मैं बलूचिस्तान को आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूं, मैंने वहां पे 3 साल सर्व किया। भाई तुमने कंटोनमेंट में सर्व किया होगा, जो कंटोनमेंट के बाहर जो बलूचिस्तान में हालात है, तुम्हें क्या पता बलूच कैसे सोचते हैं। लेकिन ये खुन्नास है हमारे जहनों में कि नहीं जी, ये ब्लडी सिविलियंस को कुछ पता ही नहीं, हम ज्यादा जानते हैं इस मुल्क को, हम इस मुल्क का इंटरेस्ट बेहतर समझते हैं। और यही करते करते हमने मशरकी पाकिस्तान बनवा लिया, वो चला गया हमसे। बकौल वसअतुल्लाह खान साहब के एक तारीखी जुमले के, कि ये दुनिया की तारीख का वाहिद वाक़या है जहां पे अक्सरियत ने अकलियत से आज़ादी हासिल की, अक्सरियत अकलियत से हाथ छुड़ा के भाग गई। तो मानिए ना, क्या कर रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या हमने उससे सबक सीखा? क्यों? क्योंकि उस वक्त के लोगों का हमने एहतसाब ही नहीं किया। अगर उस वक्त के लोगों का कोर्ट मार्शल होता उस तरह से, उनको सजाएं मिलती, वो घरों में नजरबंद रहे, याहिया खान नजरबंदी मर गया,
खालिद उमर की नज़रबंदी, जो क्या थे वो जनरल मोहम्मद उमर की नज़रबंदी, वो भुट्टो साहब ने माफ़ करके ख़त्म कर दी, बाकी लोग छोड़ दिए। अगर उन सब का एहतसाब होता, उनको लटकाया जाता या जो भी वट एवर सज़ा होती, उनको निशाने कम से कम इबरत बनाया जाता इस मुल्क में, तो आज हम बलूचिस्तान में वो ना कर रहे थे जो हमने बंगालियों के साथ किया। आज कोई चूहा भगोड़ा गद्दार आमिर जनरल मुशर्रफ उठ के ये ना कहता अकबर बुगटी शहीद को कि तुम्हें वहां से पहाड़ों में आके मारूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आपने अकबर बुगटी को तो शहीद कर दिया, आज तक आप बलूचिस्तान को वापस वफाकी धारे में नहीं ला सके, आज तक वहां पर अमन नहीं ला सके। उसके बाद आपने हजारों बलोच माओं के बच्चे उठा लिए, लेकिन वहां पर अलहदगी पसंद जज्बात नहीं खत्म हो रहे। कोई तो खुद एहतसाबी कीजिए। जनरल मुशर्रफ को सेठ वकार, मरहूम जस्टिस सेठ वकार, वो सजाए मौत सुनाते हैं, उसके खिलाफ ISPR के DG आसिफ गफूर साहब उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी जनरल मुशर्रफ हमारा साबिक आर्मी चीफ है, हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। अरे भाई, यही मौका था, इसी बहाने उसको घसीट के ले आते मुशर्रफ को पाकिस्तान, इधर लटकाते उसको, कुछ तो बलोच माओ की जख्मों पर मरहम रखा जाता। फिर आप इससे आगे आ जाइए, ये आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया 2014 में हमारे 133 बच्चे मासूम, और उसके अलावा अगर असातिज़ा और स्कूल का स्टाफ मिलाए तो 150 के लगभग लोग प्रिंसिपल समेत इन TTP के दरिंदों ने शहीद किए। हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, अहद किया कि हम कभी भी दोबारा दहशतगर्दों की पुश्तपनाही नहीं करेंगे, दहशतगर्दों को फंडिंग नहीं होने देंगे, अपनी सरजमीन दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? आज भी क्यों TTP दंदनाती फिर रही है, जबकि तालिबान उधर इक़्तिदार में आए, 51% हमले बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। किसी ने सोचा इसके मुजरिम क्या हमें नहीं पता? क्या जनरल कमर जावेद बाजवा इसके मुजरिम नहीं है जो साबिक आर्मी चीफ हैं? क्या लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड वो इसके मुजरिम नहीं है? क्यों नहीं है ये लोग मुजरिम इसके? आप देखिए ना, हमने अहद किया कि हम कभी तालिबान और ये किसी भी किस्म का दहशतगर्द गिरोह को नहीं पालेंगे, लेकिन हमने इन दहशतगर्द ग्रुपों से, चाहे वो लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद जैसे ग्रुप थे, इनकी सरपरस्ती जारी रखी। और जब एक इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, इनके लोग हम गिरफ्तार करते हैं, ISI के लोग आके थानों से छुड़ा के ले जाते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त CM पंजाब थे, पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी सैलुल मायदा ने स्टोरी की, उसको डॉन लीक्स का रंग देकर फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने एक सिविलियन हुकूमत के खिलाफ गद्दारी की पूरी चार्जशीट बना दी। उस सहाफ़ी को गद्दारी के मुकदमे में प्रोसिक्यूट करने की कोशिश शुरू कर दी लाहौर हाई कोर्ट में। और यही जो भी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, ये वो मुकदमा सुनते रहे लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के, एक सहाफ़ी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा है कि उसने एक स्टोरी की है, एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट, उसकी बेटी, उसके खिलाफ एक JIT बना दी, एक ISI और MI के ब्रिगेडियर की। क्या हाउ डेयर, ये बात कैसे बाहर गई कि हम दहशतगर्दों को पनाह देते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा कि हम पनाह दे रहे हैं? ये नहीं करना चाहिए, ये नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। और उसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। और उस ग्रे लिस्ट से निकला कैसे? जब हमें पूरी दुनिया ने नाक की लकीरें निकलवाई और हमने नेशनल एक्शन प्लान, जो कौम का प्लान था, पूरी तमाम सियासी क़यादत ने मिलकर बनाया था, तमाम पार्लिमानी क़यादत ने मिलकर बनाया था, उस पर हमने अमल करते हुए दहशतगर्दों से अपने ताल्लुक नहीं खत्म किए। ताल्लुक तब खत्म किए जब FATF ने हमारी बाजू मरोड़ दी।
और हमने कोई खुशी से उनका ताल्लुक नहीं ख़त्म किया। हम इकोनॉमिकली इतने आइसोलेट हो गए कि हम छोड़ने पर उनसे ताल्लुक अपना ख़त्म हुए। वो जो हमारे सो कॉल्ड एसेट थे, जो हमारे लिए बर्डन बने, तो हमने उनसे ताल्लुक ख़त्म किया। कोई तो जवाब दे हमें। और अब देखिए 80s में एक ज़ियाउल हक ने, उस मरदूद ने, जबड़ा पड़ा हुआ इधर, कुत्ते और सुअर उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या करते फिर होते हैं उसकी कब्र के ऊपर, ठीक है। उस ज़ियाउल हक ने इधर 2 फिरकों को मुसल्ला किया, देवबंदी और अहले हदीस, जो हमारे भाई हैं उनको इन्होंने मुसल्ला किया, उनकी तंजीमें बनवाई। आज के दिन तक इस मुल्क में अमन नहीं आ सका। वो अभी भी लड़ रहे हैं रियासत के खिलाफ, उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, जो उनके मुसल्ला लोग हैं। क्या हमें इससे सबक नहीं सीखना चाहिए था? नहीं। ये जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा वाली फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने उठ के, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिक्का है बरेलवी, उसको इंतहापसंद बना दिया, उसको मुसल्ला कर दिया टीएलपी की सूरत में, उनको ब्लास्फेमी का वेपन पकड़ा दिया। तो फिर क्या मिशाल खान शहीद हुआ, तो क्या जो श्रीलंकन शहरी था वो बेचारा बेदर्दी से कत्ल हुआ, तो क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क में? मॉब ने क्या क्या नहीं किया। ज़हनी मजदूरों को इधर मॉब्स ने कत्ल किया ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर। यहां पर दर्जनों पुलिस एहलकार टीएलपी ने पिछले 4-5 सालों में लॉन्ग मार्च के नाम पर शहीद किए। क्या हम कर सके उनका? आप सोचिए, हम 2 जो माइनॉरिटी सेक्ट्स थे पाकिस्तान में, उनके साथ नहीं रियासत आज तक लड़ सकी। अब तो हमने सबसे बड़ी सेक्ट को, बरेलवी सेक्ट को, हमने उनका जिन बोतल से निकाल दिया, तो इसको तो कोई बोतल में डाल ही नहीं अब सकेगा। तो आने वाले दिनों में मजीद खराब ही होंगी चीजें। क्यों हमने ये किया? क्या कोई जनरल फैज का आज एहतसाब कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जस्टिस कादी फाइसा का। उल्टा हमने जस्टिस कादी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करके उनकी बेगम, बेटी, एक जज को इतना घसीटा अदालत में, इतना जलील किया, इतना तंग किया, इतना उनका जीना हराम किया कि हाउ डेयर आपने हमारे एक बड़े जर्नैल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की बात कर दी। हाउ डेयर आपने उस वक्त के DGI-SPR, जब कोर कमांडर कोयटा है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब के कोर्ट मार्शल की बात कर दी। हाउ डेयर आपने जो उस वक्त के मेजर जनरल थे वो और मौसूफ DG रेंजर्स पंजाब थे, जो लिफाफे बांट रहे थे टीएलपी के लोगों में, हम भी तो आप में से ही हैं, हम भी तो आप में से हैं, उनको पैसे दे रहे थे कि अच्छा किया आपने, इधर पुलिस एहलकार शहीद किए हैं, यहाँ पे सरकारी मलाक जलाई हैं, लोगों को मारा पीटा है, इतने दिन शहर बंद रखा है, तो फौज भी आप में से है। ये वो पैगाम दे रहे थे टीएलपी के लोगों को। तो आप सोचिए टीएलपी के लोगों का मोराल कहाँ पर गया। उनके कोर्ट मार्शल की बात हुई इन तीनों मेजर जनरल्स के, तब ये फैज हमीद साहब भी मेजर जनरल थे, आसिफ गफूर साहब मेजर जनरल थे, और वो DG रेंजर्स पंजाब में मेजर जनरल थे। फौज बजाय उनका कोर्ट मार्शल करती, उन्होंने उस जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया। फैज हमीद साहब भी प्रमोट करके उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना के DGI-SI बना दिया। वो जो मेजर जनरल थे DG रेंजर्स पंजाब, उनको भी उन्होंने ISI में मजीद लुक्रेटिव पोजीशन दिलवा दी, मजीद ताकतवर पोजीशन। जो आसिफ गफूर साहब थे वो भी लेफ्टिनेंट जनरल हुए प्रमोट होके, फिर वो आज कोर कमांडर कोयटा बने हुए हैं। ये हमारा मुल्क है, किसी ने कुछ सबक सीखा ही नहीं। अब वो रिटायर होकर घर भी चले गए ये लोग, इनमें से अक्सरियत प्लाट, रकबे, मुरब्बे लेकर, कोई पूछने वाला ही नहीं। हमारा अब ठीक है, जनरल आसिम मुनीर साहब आए हैं, आर्मी चीफ बने हैं, अभी तक हम सुन रहे हैं कि बड़ा वो ये कह रहे हैं कि SPR गाने नहीं बनाएगी, ये फिल्में बनाने बंद करें, ड्रामे बनाने बंद करें, ये ट्विटर की 2 नंबर 5th जनरेशन वार बंद करें, और फौज अपने प्रोफेशनल काम की तरफ आए। अच्छा बात है वो कर रहे हैं, लेकिन इनका टेन्योर 3 साल का है। हमें क्या पता कल दोबारा कोई जनरल आसिम सलीम बाजवा नहीं पैदा हो जाएगा फौज के अंदर, दोबारा कोई ज़ियाउल हक नहीं पैदा हो जाएगा। 70 साल से तो पैदा हो रहे हैं इस मुल्क में, और इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि उनका कोई इंतसाब नहीं हुआ था। आप सोचिए ना, जनरल आसिम मुनीर ने जो पिज़्ज़ा वो
पापा जोन्स बनाया हुआ है और जो अरबों की जायदादें बनाई हैं, अगर उसका एहतसाब होता तो जनरल कमर जावेद बाजवा 12.7 अरब के सासे ना बनाता आर्मी चीफ के तौर पर। आप सोचिए तो सही ना, अगर जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक को लगाम डाली जाती, जो कि आज सो कॉल्ड सियासतदान बना हुआ है, उसको पटा डाला जाता, तो आज इस मुल्क में कोई फैज हमीद ना पैदा होता कि वो टीएलपी जैसी एक फोर्स खड़ी करता। तो जब तक साबका लोगों का एहतसाब नहीं होगा, जिन्होंने सब कुछ की, ये पॉलिसीज की, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ये मुल्क यहीं रुका रहेगा। हम अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स की तो गर्दन फौरन उतार देते हैं, लेकिन हमारे फौजी जनरल इस मुल्क के साथ जो मर्जी खिलवाड़ करके चले जाएं, हम कहते हैं खैर है। फौज के वकार पर आंच नहीं आनी चाहिए, ये दकियानूसी ख्यालात हैं। यकीन कीजिए आज फौज के ऊपर तो सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है, जो अवाम बहुत ज्यादा तनकीद कर रही है फौज के ऊपर, चाहे वो PMLN के लोग हों, चाहे PTI के लोग हों, चाहे पीपल्स पार्टी, किसी भी सियासी जमात के लोग, बाय लार्ज सब फौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। उसकी वजह यह नहीं है कि वो अपने अपने सियासी अकायद के बना, उसकी एक वजह यह भी है कि फौज कभी अपने लोगों को एहतसाब होने ही नहीं देती। ये गलत करते हैं, वो लोग से खिलवाड़ करते हैं और चुप करके निकल जाते हैं, रकबे मुरब्बे ले लेते हैं। वो जनरल आरिफ मलिक भी लेके निकल गया, और DGNF जो था मेजर जनरल आरिफ, जिससे झूठा केस बनाया, और पता नहीं कितने उसने केस बनाए होंगे झूठे लोगों पे हीरोइन डाल के, कोई एहतसाब ही नहीं है। तो लोग तंग आ गए, लोग कहते हैं यार क्या मजाक है, जिनको हम मुंतखब करते हैं उनका तो एहतसाब होता है, उनको तो टीवी पे घंटों मैराथन ट्रांसमिशन चला के उनको जलील किया जाता है, और जो हमारे टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं वो हमारे मुल्क के निज़ाम के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारी इलेक्टेड लीडरशिप को जलील करते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनवा कर उनको डिस्क्वालीफाई करवा देते हैं, उनकी ऑडियोज रिलीज करते हैं, उनकी नंगी वीडियोस बनाते हैं, उनका सब कुछ करते हैं, उनका कोई नहीं कुछ पूछ सकता। तो अगर आज जनरल आसिम मुनीर साहब, अगर आज वो ये इनिशिएट करें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, यकीन कीजिए फौज का अवाम में वकार बहाल होगा। ये जो इदारे होते हैं ना, चाहे वो अदलिया हो या फौज पाकिस्तान हो, ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि इनको अवाम की सपोर्ट की जरूरत है, ये वो वाली सपोर्ट नहीं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। आपने इलेक्शन नहीं लड़ना होता, आपको अवाम के अंदर इखलाकी एतमाद की जरूरत होती है कि अवाम का आप पर इखलाकी एतमाद बरकरार रहे, कि आप लोग जो रोल आपको आईने पाकिस्तान ने दिया है वो अदा कर रहे हैं, उससे हट के कुछ नहीं कर रहे, सियासत में कुछ नहीं कर रहे, सियासी इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, दहशतगर्दों की पुष्टपनाही नहीं कर रहे, और करप्शन नहीं कर रहे। अगर हमारी अवाम को यह एतमाद हासिल हो तो फिर ये इदारे ताकतवर रहते हैं। तो अगर आपको यह एतमाद हासिल करना है तो इन लोगों का एहतसाब कीजिए, यकीन मानिए इनका एहतसाब कीजिए, फिर ये मुल्क चलेगा। ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।